हेलो, वेलकम वंस अगेन। जैसे बेटा हमने कल अपनी एक वीडियो बनाई थी सब्जेक्ट पेंटिंग पे, ठीक है ना। और हमने कल बताया था आपको जो पेंटिंग का जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। थोड़ा सा आपको दिखा दें कल हमने क्या क्या आपको बताया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा विजिबल हो जाएगा। यस, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में आपके आएंगे 8 एमसीक्यूज। सेक्शन बी में आएंगे सर आपके 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन सी में आएंगे आपके सर 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, यानी कि 12, ठीक है। तो कल हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, आज हम सेक्शन बी को करेंगे, ठीक है। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था। तो यहां से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Instead of mythological themes in his artwork, a disciple of Abhindranath Tagore show how men and women and laborers diligently engage in their routine to achieve victory. तो यहाँ पर आ रहा है सर मैन, विमेन, लेबरर्स, और वो किस में है? अपने काम में लगे हुए रूटीन वर्क में, ताकि हम विक्ट्री प्राप्त कर सके, ठीक है। विक्ट्री रविंद्रनाथ टैगोर की जो है स्कल्पचर से आती है हमारे, क्लियर है, विक्ट्री वाला, ठीक है। अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो कौन सी थी? अगर आपके पास बुक लगी हुई है फुल मार्क्स की, तो फुल मार्क्स का जो कवर पेज है सर वो इसी थीम को दर्शाता है। मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये है आपकी फुल मार्क्स की बुक, ठीक है। देखो मैं आपका इसका वो भी दिखाता हूँ लोगों, फुल मार्क्स का, ठीक है ना। फुल मार्क्स की बुक है ये आपकी, और ये इसमें बनी हुई है, क्लियर है। ये फुल मार्क्स की है। तो कौन सी पेंटिंग है ये? जल्दी से बताइए। यस, कौन सी पेंटिंग है? याद आ रहा है कुछ नाम? तो ये पेंटिंग है हमारी, पेंटिंग ना कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे? स्कल्पचर। तो ये स्कल्पचर है हमारा ट्रिम्प ऑफ लेबर। याद आया? यस बिल्कुल, ट्रिम्प ऑफ लेबर। तो इसमें हमारा क्या क्या चीजें देखें जरा। तो सर नेम है इसका स्कल्पचर का ट्रिम्प ऑफ लेबर। पेंटर है देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ठीक है। मीडियम ब्रोंज एंड सीमेंट से का 1954 एडी, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न। और ये कहां पर मिलेगी आपको? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। चलिए देखिए, ये जो स्कल्पचर था हमारा डीपी राय चौधरी का था। अब यहाँ पर बच्चा क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर की ढूंढता है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या करेगा? अ डिसिपल यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो डिसिपल थे, शिष्य थे, यानी वो कौन थे? डीपी राय चौधरी, उनके द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। ट्रिम्प ऑफ लेबर यानी विक्ट्री। अब यहाँ पॉइंट क्या कहता है? हु वाज द सेंसिटिव आर्टिस्ट? तो वो कौन आ गया हमारे सर? हु कौन होगा हमारे? डीपी रॉय, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। और आगे कहता है एंड विच स्कल्पचर फ्रॉम द कोर्स ऑफ स्टडी? तो वो कौन सा आ जाएगा? ट्रिम्प ऑफ लेबर। रिफ्लेक्ट दैट थ्रू द रियलिस्टिक मॉडलिंग ऑफ द मसल्स आपने देखे होंगे, सब मस्कुलर मसल्स दिखाई गए पेंटिंग में, एंड ह्यूमन फॉर्म ऑफ लेबर्स, यानी कि जो वो है आपके जो लेबर है। मैं दोबारा दिखा दूं आपको ये पेंटिंग। देखिए पेंटिंग में साफ दिख रही है, देखो सबकी मसल्स वगैरह कितनी है तो लेबर मसल्स इनका कितना है, क्योंकि इनका जो फिजिकल वर्क होता है वो काफी होता है, इसलिए देखो हर तरफ की मसल्स कितनी स्ट्रांग दिखाई है, मैनली स्ट्रांग मसल्स। और अगला पॉइंट क्या कहता है सर? इसका अगला पॉइंट कहता है डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री एज शोन इन दिस स्कल्पचर, यानी कि किस तरह से अगर हम मिलजुल कर एक स्ट्रेंथ के रूप में काम करेंगे तो कैसे हम विक्ट्री पा सकते हैं। चलिए सीबीसी के सैंपल पेपर में देखिए क्या आंसर कर रखा है इसका। तो यहां बताएगा स्कल्पचर एंड स्कल्पचर, यानी जो अगर स्कल्पचर लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाता है आपको, स्कल्पटर भी लिखते हैं तभी मार्क्स मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट वर्क, मतलब डिस्क्रिप्शन और उसके स्टेटमेंट में भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो कैसे? की पॉइंट जो है इसके खास ध्यान रखने वाले वो कौन कौन से? आर्टिस्ट, ये लिखना जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया था। कौन थे? डीपी राय चौधरी। टाइटल क्या था इस पेंटिंग का? स्कल्पचर यानी ट्रिम्प ऑफ लेबर इसका था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यानी इसका जब थ्योरेटिकल लिखेंगे इसका, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि भाई 3 डायमेंशनल थी ये, ठीक है। पावरफुली मॉडलिंग थी, सॉरी मॉडल्ड थी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीम वर्क, यानी जो टीम वर्क का एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि किस तरीके से टीम वर्क करके आप किसी भी चीज को पा सकते हो। यूनिटी यानी कि यूनिटी ऑफ एफर्ट्स दिखाया गया, सबके मिलजुल के काम कर रहे हैं। एफर्ट्स ऑफ लेबर्स, यानी कि हर एक लेबर क्या है अपना पूरा एफर्ट दे रहा है।
हु आर पुअर, और क्या लिखा है गरीब। गरीब कैसे में कपड़े लिखते हैं ना नहीं पहने हुए समझे। अगर ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा दिखा दूं आपको एक बार, देखिए कपड़े भी ढंग के नहीं पहन रखे उन्होंने, ऐसे कपड़ा लपेटा हुआ, तो दैट शोज दे आर पुअर। ओके, हाँ जी, यहाँ तक हो गया था। वेयरिंग बेयर मिनिमम क्लोथ, मतलब कि बहुत ही कम से कम कपड़े पहने विद कॉन्फिडेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब उनके चेहरे पे एक फेशियल एक्सप्रेशन है कि भाई हमने जो काम करना है डिटर्मिनेशन से करना है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे उसको पूर्ण रूप से कर पाएंगे। एक बड़ी चट्टान को खिसकाने में लगे हुए, एक डंडे की मदद से लीवरेज का काम कर रही है जो डंडा, ठीक है। प्रूविंग नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ये चीज शो करती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ट्रस्ट ऑफ टीम, यानी कि टीम में भरोसा होना चाहिए। चलिए इसी 9th का और पोर्शन वाला पढ़ लेते हैं कैसे। कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, he fused European techniques with the pure Indian sensibility. He was the first to print his artwork to make them affordable and easily available, bringing fine art close to masses. ठीक है, यानी क्या कहता है, considered to be the greatest painter in the history of art. ही फ्यूज, उसमें क्या फ्यूज मतलब जोड़ा गया था यूरोपियन टेक्निक को और प्योर इंडियन सेंसिबिलिटी को। यूरोपियन टेक्निक और इंडियन सेंसिबिलिटी को जोड़कर जो प्रिंट बनाए गए थे वो आर्ट वर्क के बारे में। चलिए तो यहाँ देखते हैं क्या आइडिया मिलता है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, हमने आर्टिस्ट का नाम ढूंढना है कि भाई आर्टिस्ट हमारा कौन है इसमें, ठीक है। एंड द पेंटिंग, पेंटिंग भी देखनी है कौन सी है। अब यहाँ पेंटिंग आ गई, वहाँ स्कल्पचर और पेंटिंग यानी ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। मेथड एंड द टेक्निक्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ योर सिलेबस, यानी कि पेंटिंग का जो मेथड है या टेक्निक है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है उसको देखना है। कहता है डिस्क्राइब हाउ द रियलिस्टिक पेंटिंग अडॉप्टेड फ्रॉम रामायण। अब यहां से हमें हिंट मिल चुका है कि ये पेंटिंग जरूर हमारी कहां से है, रामायण एपिसोड से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम अस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईगो, यानी कि घमंड को तोड़ना। तो रामायण वाले एपिसोड में याद करो कौन सी पेंटिंग है जो रामायण एपिसोड से लेके जिसमें घमंड को तोड़े गया है। तो भाई ये सीधी सी वही पेंटिंग हमारी कौन सी हो गई, राजा रवि वर्मा की कौन सी, रामा वैनिशिंग प्राइड ऑफ ओशियन, यानी कि श्री राम ने किस तरह से समुद्र के घमंड को चूर चूर किया, ठीक है। ऑयल पेंटिंग थी हमारी। चलिए एक बार पेंटिंग में दिखाते हैं आपको, शायद थोड़ा सा याद आएगा, नहीं भी आएगा तो पेंटिंग देख के तो कंफर्म याद हो जाएगा। देखिए पेंटिंग देखिए, श्री राम यहाँ पर धनुष ले रखा हाथ में और तीर उनके हाथ में, दूसरे हाथ में, ठीक है, धोती पहने हुए हैं। और यहाँ पर समुद्र कैसे त्राही त्राही मचा रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें दिखाई थी, यानी इसमें पूरी पेंटिंग में दिखाया गया श्री राम ने किस तरह से समुद्र के घमंड को चूर चूर किया। अब तो याद आ गया होगा, क्लियर है। चलिए चलते इसके बारे में पढ़ते हैं, सीबीएसई के पेपर में इसके बारे में क्या कहा है। चलिए सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहता है। नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड आर्ट वर्क, मेथड एंड टेक्निक, इनके 1 मार्क मिलेंगे आपको। एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ट वर्क और डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं हम, डिस्क्रिप्शन का भी 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में की पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट्स को जरूर लिखा जाएगा। आर्टिस्ट मैंने पहले बताया था आपको, राजा रवि वर्मा। पेंटिंग कौन सी है, रामा वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, ऑयल पेंटिंग है और रियलिज्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखेंगे आप, वर्टिकल कंपोजिशन पेंटिंग में दिखाई थी, वर्टिकल थी, यानी ये वर्टिकल होता है और सर ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्लियर। तो वर्टिकल था, ओके। माइथोलॉजिकल थीम्स, माइथोलॉजिकल मतलब पुरानी जो हमारी जो माइथोलॉजी मतलब जो भगवानों से जुड़ी हुई थीम्स होती है उस पे थे। क्रशिंग द ईगो ऑफ द सी गॉड, यानी कि क्रशिंग किस तरह से समुद्र के राजा का घमंड तोड़ा। मैसेज फ्रॉम द मासेस, मतलब कि मासेस को मैसेज दिया गया। लॉर्ड रामा विद द बो एंड एरो, मैंने अभी बताया था उनके एक हाथ में क्या था, बो, और एक हाथ में क्या था, एरो। गॉड्स एंगर शोन थ्रू द फोर्स ऑफ विंड, जब श्री राम के गुस्से को दिखाया गया कैसे, अभी मैंने बताया था ना आपको कि समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी चल रही थी, इस तरीके से उनके गुस्से को शो किया गया। मैं फिर दिखाता हूँ, ये देखिए समुद्र की लहरें ऊपर ऊपर उछली ना, तो ये इस तरीके की जो लहरें अड्डे वगैरह धोती मिलकर उड़ रही हवा से, तो यानी कि समुद्र की लहरों और हवाओं से श्री राम के गुस्से को दर्शाया गया है। हाँ, थ्रू द फोर्स ऑफ विंड। लाइटनिंग, लाइटनिंग में दिख रही जो समुद्र के ऊपर से आ रही। स्ट्रॉन्ग सी वेव्स एंड सी गॉड्स कंसॉर्ट बेगिंग फॉरगिवनेस, और जो समुद्र के राजा हैं वो लगातार प्रभु से माफी मांग रहे हैं और कहते हैं प्रभु हमें माफ करिए जो मुझसे भूल हुई। प्रमोटिंग द इंडियन थीम, और इंडियन थीम को प्रमोट किया गया, ठीक है। मेकिंग आर्ट
अप्रोचेबल टू कॉमन पीपल। और इस आर्ट को इस तरीके से बनाया गया कि एक आम व्यक्ति भी, हमारे जैसा साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सके। वेल बैलेंस्ड कंपोजिशन। तो ये सारे पॉइंट जब लिखेंगे, सारे पॉइंट भी लिख के 5-10 में लिख देंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा, बिल्कुल सीधी और साधारण भाषा में समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके जिन्होंने पेंटिंग पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि नंबर है 10। तो क्या कहता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, रामायण के एपिसोड से ली गई होगी ये पेंटिंग। अब देखनी कौन सी उसकी है, चलो देखते हैं। विच मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल, यानी राजस्थानी स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग ढूंढनी पड़ेगी। शोकेसिंग द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, यानी जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया किसका, भाईचारे का, बिटवीन श्री राम एंड भरत। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी जिसमें श्री राम और भरत होंगे। तो वही मैं बता दूं, पहले पेंटिंग का नाम, यहाँ बताओगे। चलो 3 गिनता हूं, बताना। 1 2 3। आई होप काफी ने बता दिया होगा। भरत मीट रामा एट चित्रकूट, relives this saying and how has the artist helped us in evaluating our state of life by imbibing these virtue। imbibing का मतलब होता है बेटा अपने में समाना। वैसे इसका अगर शुद्ध हिंदी मतलब देखूं तो मैं क्या होता है, शुद्ध हिंदी मतलब होता है उसका आत्मसात करना। इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी आपको जरूरत नहीं है। सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, अपने अंदर प्राप्त करना, इसका मतलब ये होता है इम्ब्रीनिंग दिस वर्च्यू ऑफ फैमिली वैल्यूज, यानी कि फैमिली वैल्यूज मतलब श्री राम के पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा आपको 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। श्री राम जी ने उनकी बात का अनुसरण किया, तुरंत वनवास की तरफ चल पड़े। ठीक है, अब जब श्री राम जी के पिता का देहांत हो गया तो भरत जी ने सोचा कि अब जिन्होंने वचन दिया था, यानी पिता ने वचन दिया था, पिता नहीं रहे, तो हो सकता है मेरे भाई यानी मेरे बड़े भाई श्री राम वापिस आ जाएंगे। तो श्री राम जी ने उस समय क्या बोला कि बेटा पिताजी नहीं है, मेरे भाई पिताजी नहीं है, पर उनका वचन अभी भी मेरे पास है। तो यानी रघुकुल, यानी श्री राम जी का जो कुल था वो रघुकुल था, तो इसलिए कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी कि जिन्होंने हमें वचन दिया था वो बेशक वो नहीं है, पर उस वचन की मान सम्मान अभी भी है और उस वचन के वर्च्यू को मैं निभाऊंगा, उसको मैं पूर्ण करूंगा। ठीक है, तो अगला कहता है पॉइंट, गिव एन एग्जांपल थ्रू एन एपिसोड फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिनेरियो व्हिच विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग। यानी कि श्री राम जी के कैरेक्टर से और भरत जी के कैरेक्टर से, लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से, शत्रुघ्न जी के कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे आज के जमाने में लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं, भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं, खासकर पैसों के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में। पर इनको भी देखे ना किस तरह का उनका आत्मसमर्पण था, एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, सौहार्द, ये सब था। ठीक है, चलिए सीबीएसई के पेपर इसका आंसर किस तरह से बोलती है उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो सीबीएसई क्या कहता है, नेम ऑफ द पेंटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैल्यू 1 मार्क्स का होगा, एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो 1 मार्क्स का होगा। तो कहता है की पॉइंट क्या क्या इसके सर देखते हैं। तो पेंटिंग, भरत मीट रामा एट चित्रकूट, मैंने पहले ही बता दिया था। और के अच्छा मैं थोड़ा इसका पेंटिंग दिखा दूं एक बार आपको ना प्लीज। तो ये वाली पेंटिंग हमारी भरत मीट रामा एट चित्रकूट, क्लियर है। तो ये जो पेंटिंग है हमारी, मैंने पहले बताया था अगर इस तरह से बनी होगी पेंटिंग स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग, तो ये वर्टिकल कहलाती है, और ऐसे होगी तो ये हॉरिजॉन्टल। तो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। ओके, तो कई बार क्वेश्चन ये ऐसा भी आ जाता है कि डिस्क्राइब एनी पेंटिंग ऑफ योर कोर्स स्टडी इन विच द ह्यूमन वैल्यूज, लव, अफेक्शन एंड ब्रदरहुड या बॉन्डिंग इज गिवन। तो आप उसमें ये वाली पेंटिंग को रिपीट कर देंगे। कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि भाई ऐसी पेंटिंग के बारे में बताएं जिसमें 40 अबव या मैनी क्राउडेड पीपल्स है, तो इसमें कितने फीचर्स है, ह्यूमन फिगर्स है, टोटल 49 ह्यूमन फिगर्स है। तो क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इस पेंटिंग को देखिए यहाँ पर कैसे कैसे दिखा रखा है। यहाँ पर श्री राम, उनकी माता श्री राम जी से मिलती है, उनको अनुसरण करते हैं, उनका हाथ सम्मान करते हैं। या माँ सीता के साथ तीनों जो माता है हमारी, कौन कौन सी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई जी, उनसे अनुग्रह कर रहे हैं। उनकी ये उनकी क्या नाम है, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी की वाइफ है, तीनों उनको समझा रही है। यहाँ गुरुजन से आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ देखिए श्री राम फेंटेड हो गए जब उनको पता चलता है कि पिता का देहांत हो गया है। ठीक है, और यहाँ से फिर वो तीनों प्रस्थान, यहाँ सारे लोगों प्रस्थान कर जाते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए पॉइंट को समझते हैं। क्या कहता है, पेंटिंग भरत मीट रामा एट चित्रकूट, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। शोइंग रिस्पेक्ट, कीपिंग प्रॉमिस, अपने वादे को कायम रखना। केयर, लव टुवर्ड द फैमिली, डिवोशन मतलब होता है समर्पण, डिवोशन मतलब हाँ जी इमोशनल कनेक्ट, सब इमोशनल कनेक्टेड है आपस में।
एनी एग्जांपल फ्रॉम, अच्छा क्या देंगे, फ्रॉम द प्रेजेंट डे लिविंग विच शोकेस स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हमें ये बताता है कि भाई किस तरह से हमने स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर को अपने बिल्डअप करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए 10th क्वेश्चन के ही और वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं एक बार। और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लियर है? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया वाज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यानी कि 19वीं शताब्दी में जो भारत था वो मेल यानी पुरुष प्रधान देश था। दाना शोड वुमेन, दाना हमारे पेंटर हैं, दाना शोड वुमेन एम्पावरमेंट। तो दाना ने किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को शो किया है। Their versatile personality and showcased them overcoming the traditional norms, मतलब किस तरह से ट्रेडिशनल नॉर्म्स को पीछे हटाकर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को शो किया है। तो कोई पेंटिंग याद आ रही है आपको ऐसी? याद करिए, मैं दिखाता भी थोड़ी देर में आपको, ठीक है? तो क्या पॉइंट है इसमें, थ्रू लाइट ऑन द वैल्यूज शोन इन दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द दानास पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। तो हमारी पेंटिंग कौन सी है? चौगान प्लेयर यानी चांद बीबी प्लेइंग फोटो, ठीक है? How can this painting still help in broadening the mindset of our society, यानी कि ये जो राजस्थानी पेंटिंग है किस तरह से आज के समय में भी हमारे जो समाज के माइंडसेट को ब्रॉडर यानी कि एक बड़ी सोच रखने में कायम करता है। चलिए देखते हैं सीबीएसई इसके बारे में क्या कहती है। चलिए पहले पेंटिंग देख लेते हैं एक बार चौगान प्लेस की। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 4 घोड़े तो इस तरफ लेफ्ट एंड राइट और 2 आमने सामने दिखा रहे थे घोड़े, और इसमें कौन है? प्रिंसेस है यानी विमेन है सारी, ठीक है? दाना के द्वारा बनाई गई थी चौगान प्लेयर्स 18th सेंचुरी में, ठीक है? सब स्कूल कौन सा था इसका? जोधपुर टेक्निक थी, टेम्परा और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में थी, क्लियर है? तो एक बार जरा गलती से थोड़ी बुक भी खोल लेना प्लीज, हाँ, ताकि काफी हेल्प हो जाए। चलिए सीबीएसई का भी पॉइंट देख लें। सीबीएसई क्या कहता है नेम ऑफ द पेंटिंग सब्जेक्ट मैटर 1 मार्क्स का होगा, जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पेंटिंग 1 मार्क्स की। अब इसमें क्या क्या चीज देखनी? पेंटिंग। तो पेंटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चौगान प्लेयर्स राजस्थान स्कूल, ठीक है? इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन है वर्टिकल पेंटिंग है, स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है? ऐसे में, ना कि ऐसे में, क्लियर है? प्रिंसेस प्लेइंग विद देयर मेट्स, अपने जो साथियां, मेट्स मतलब साथियों के साथ खेल रही हैं। चौगान यानी कि जिसे पोलो बोलते हैं, नेम गेम ऑफ पोलो, ठीक है? आजकल आप ये देखते हो तो पोलो की शर्ट्स होती है, उनमें भी बना होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंट प्रिंसेस, कॉन्फिडेंट दिखाया गया काफी प्रिंसेस को, फ्रीडम दे रखी है, आजादी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी यानी कि आदमी औरत एक समान, इक्वल राइट समान अधिकार है, लीडरशिप क्वालिटी, और मल्टीटास्किंग है, डेकोरेटिव हॉर्सेस हैं। डेकोरेटिव हॉर्सेस को डेकोरेट इसलिए किया गया क्योंकि प्रिंसेस के घोड़े तो ऑब्वियस सी बात है उनको सजाया तो जाएगा। वेल शेप्ड, वेल नहीं है, वेल होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डब्ल्यू आएगा। वेल शेप्ड घाघरा, नहीं सॉरी बेल शेप्ड ही होगा, ठीक है ना? बेल मतलब कि कैसे जो घंटी के आकार के उनके घाघरे थे, आप देखिएगा दोबारा। और राजस्थानी अटायर उनका, ठीक है? जो उनका पहनावा है वो राजस्थानी स्टाइल में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जंप करते हैं। क्या कहता है? इन दिस स्कल्पचर, अब स्कल्पचर दोबारा से आ गया, द सेक्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गणेश as a leader and an artist are depicted with the indigenous character of the cave and temple structure. Write a material used for the sculpture, यानी किस मटेरियल से स्कल्पचर को बनाया गया। While critically analyzing these sculpture, identify some characteristics of the leader and the artistic which inspire you, यानी कि हमने ये भी बताना है कि भैया जो लीडर है वो हमें किस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कौन सी पेंटिंग है, सॉरी पेंटिंग, स्कल्पचर। तो ये स्कल्पचर है हमारा गणेश जी का, ठीक है ना? ये हमारा स्कल्पचर है गणेश जी का जिसके बारे में हमने बताना। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए। क्या इसमें नेम ऑफ द स्कल्पचर, मटेरियल यूज, इसके बारे में बताना है। अगर नेम ऑफ द स्कल्पचर बता दिया, मटेरियल यूज बता तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक बताया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ठीक है, तो स्कल्पचर हमारे कौन से? पीवी जैन किरण के द्वारा बनाया गया स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मतलब होता है जिसने बनाया, और स्कल्पचर मतलब जो बना हुआ है। स्कल्प्टर मतलब जिसने बनाया है, स्कल्पचर मतलब जो बना है। तो पीवी जैन किरण का है, इसने बनाया। मटेरियल कौन सा यूज हुआ? मेटल एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, ठीक है? इन दोनों में से कोई से बता देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर एनालाइज करना है और कैरेक्टरिस्टिक बताना है। नॉन रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, डांसिंग पोस्चर है श्री गणेश जी का। शंख एंड गदा उनके हाथ में है। वीणा एंड लोटस, ये भी दिखा देता हूं एक बार आपको ना थोड़ा ध्यान से, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। चलिए देखिए, तो ये दिख रहा है आपको शंख, ठीक है जी। ये वीणा दिखाई दे रही होगी, ये देखो, ये वीणा है, ठीक है?
और गदा, सॉरी ये गदा हो गया, सॉरी ये गदा हो गया हमारा, इसको गदा करेंगे, ये वीणा हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, लोटस भी कह रहा है, लोटस को ध्यान से देखिए, लोटस, हाँ जी, तो क्या कह रहा है, दोबारा देख लिया, पर शंख हो गया, गदा, वीणा, लोटस, म्यूजिक, ऑरा एंड डिवाइनिटी, सेमी एम्ब्रेस्ड एज सेमी एब्स्ट्रैक्ट, बिग ईयर्स, पेशेंस टू हियर, मतलब बड़े कान इसलिए ताकि सुनने में पेशेंस रहे, यानी कि जिसमें जल्द, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, धैर्य के साथ सुनने के लिए बड़े काम बताए गए। बिग टमी, पेट काफी बढ़ा दिया। टू कीप द सीक्रेट नॉट गॉसिप, बिग टमी का देखो उपमा कितनी अच्छी दी है कि बड़ा पेट इसलिए है ताकि सीक्रेट्स को सीक्रेट रखा जाए, ताकि वो गॉसिप ना करे एक्सेट्रा। और बड़े कान किस लिए दिए, ताकि सुनने में धैर्यता रहे। क्लियर है, बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया। चलो 11th क्वेश्चन का और पार्ट पढ़ ले। एमएफ हुसैन पेंटेड सिनेमा पोस्टर इन हिज अर्ली डे फॉर लिविंग, यानी जो एमएफ हुसैन थे शुरुआती जीवन में वो पोस्टर बनाया करते थे अपने जीविका कमाने के लिए। बट दिस आर्ट स्टाइल फ्लरिश्ड एंड वाज लेटर ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस आर्ट को फ्लरिश यानी कि फला फूला, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे आर्ट से कंट्रीब्यूशन दिया उनका। ठीक है, तो कहते हैं आइडेंटिफाई द पेंटिंग मेड बाय हिम फ्रॉम योर कोर्स एंड हाउ डज इट इंस्पायर यू, आपने आइडेंटिफाई करना है और कैसे वो आपको इंस्पायर करती है। यूजिंग एलिमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ योर एज योर पैरामीटर्स, एक्सप्लेन हाउ दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द एपिटोम, अब मैं कल भी बताया था एपिटोम का मतलब, ठीक है ना, यानी हाइट ऑफ द कंपैशन एंड केयर। क्लियर है, चलिए इसकी पेंटिंग को भी देखते हैं एमएफ हुसैन जी की। तो ये जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं हम, ये कौन से हमारी मदर टेरेसा, देखो 3 पार्ट में शो कर रखा मदर टेरेसा का, ठीक है ना, एक पार्ट में मदर टेरेसा का गोद में बच्चा है, एक में बीमार लेटा हुआ है और एक लेडी यहाँ पर केयर कर रही है। ठीक है, तो ये 3 पेंटिंग यानी मदर टेरेसा के बारे में, जिनको किसने बनाया, एमएफ हुसैन ने, और ये किसमें थी, ऑयल एंड एक्रिलिक कलर में थी। क्लियर है, और ये भी कहाँ मिलती है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। चलिए समझते हैं, तो नेम और इंस्पिरेशनल वैल्यू बता देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन का भी, और जो कंपैशन और केयर के बारे में कहा तो उसमें भी 1 मिल जाएगा। तो क्या कहता है, पेंटिंग हमारी मदर टेरेसा, ऑयल पेंटिंग, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, 3 चीज आ गई, मदर टेरेसा, ऑयल पेंटिंग और हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। टेक्निक, सेल्फलेसनेस, केयर, प्रोटेक्शन, इसमें क्या क्या दिखाया गया है, टीचिंग सॉरी टेक्निक बोल दिया मैंने, टीचिंग सेल्फलेसनेस यानी कि कैसे खुद का अपना रख रखाव करना है, केयर करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, कंपैशन एंड केयर, हेल्पिंग पीपल इन डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ, मतलब कि डिफरेंट फेसेस में लोगों की किस तरह से मदद की जाएगी जब वो बीमार पड़ते हैं, यानी इल हेल्थ, एंड कंसोलिंग हैंड, फिगर लाइंग ऑन द लैप ऑफ द मदर, मैंने भी दिखाया था आपका सेकंड फ्रेम में, जो कैसे मदर की गोद में बच्चा या वो जो पेशेंट है वो लेटा हुआ। डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द एलिमेंट ऑफ आर्ट, The visual components of the color symbolic white saree with the blue border, ये जरूर बता देना, व्हाइट साड़ी थी और ब्लू बॉर्डर के साथ, ये मदर टेरेसा के ड्रेस कोड था। पॉइंट, लाइन बोल्ड, लाइन इसमें क्या थी, बोल्ड थी, शेप सेमी एब्स्ट्रैक्ट, स्पेस डिवीजन, कैरेक्टर, ये सारे पॉइंट देखेंगे तो आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। चलिए मजे में हमने 11 क्वेश्चन कर लिया, 12 पकड़ते हैं, फिर 13 रह जाएगा, यानी कि सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बोर नहीं हो रहे, समझ में आ ही रहा होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कहता है इवैल्यूएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच शो द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर्स एंड रॉयल एनिमल्स। अच्छा जी, रॉयल फिगर्स एंड रॉयल एनिमल्स, तो नाम बता रहे हैं यहाँ पर, दारा शिकोह की बारात फ्रॉम मुगल स्कूल, उसके बारे में बताएंगे, या तो फिर चांद बीबी प्लेइंग पोलो फ्रॉम डेक्कन स्कूल, इन दोनों के बारे में आप बताएंगे और 2 मार्क्स आराम से ले लेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, दारा शिकोह की बारात में ले चलते हैं आपको, भाई खाने पीने को मिलेगा, बस फोटो देखने को मिलेगी, ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखो पीछे हाथी में देखिए लेडीज आपको, ठीक है, यहाँ पर नगाड़े वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फायरवर्क्स का काम दिख रहा है, यहाँ पर लोग पैदल भी जा रहे हैं, घोड़ों में भी जा रहे थे, घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये दारा शिकोह है, ये घोड़ों पर भी जा रहे हैं, यानी शाही, यानी सारे घोड़ों की लाइनें यहाँ दिखा रखी है, ठीक है, रॉयल अपीयरेंस दिखा रखी है, ठीक है, भीड़ भाड़ है। यहाँ पर दुल्हन के घर के, यानी ग्रूम, ब्राइड के ये ग्रूम हो गए, ब्राइड के घर के सारे, ठीक है, तो पूरा मतलब रख रखाव वैसे दिखा रखा है बिल्कुल शाही, रॉयल अपीयरेंस, ठीक है ना। और दूसरी पेंटिंग है हमारी डेक्कन स्कूल की, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, क्लियर है, यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 घोड़े हैं, यहाँ पर बॉल दिखाई दे रही है, स्टिक्स पकड़े हुए हैं, हॉकी स्टिक्स, पोलो स्टिक, और यहाँ पर खेल रहे हैं, देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर
पानी का है और यहाँ पर सारस वगैरह फ्लेमिंगो वगैरह जो भी है। अब पीछे देखो कितना अच्छा सीन दिखाया गया है। यहाँ पर पूरा एक विलेज फॉर्म में यानी राजा महाराजा का जो है पूरे एरिया दिखाया, ये पूरा गार्डन शो कर रखा है। ये डेक्कन स्कूल से है, ठीक है। चलिए देखिए सीबीएसई इसके बारे में क्या कहता है। चलिए तो समझते हैं। तो नेम और आर्टिस्ट या सब स्कूल का 1 मार्क्स मिल जाएगा। एस्थेटिक डिपिक्शन ऑफ द पेंटिंग का 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका की पॉइंट देखते हैं। आर्टिस्ट कौन है? हाजी मदनी। प्रोविंशियल मुगल स्कूल का है, शाहजहां पीरियड का है। सेलिब्रेशन क्या है इसका? वर्टिकल सेलिब्रेशन है, ठीक है। वर्टिकल कंपोजिशन है, ग्रैंडर रॉयल्टी इन बारात rulers shown with the aura and other important people seated on the well decorated horses. Female are comfortably sitting on elephants. मैंने बताया था आपको जो मेल थे वो हॉर्सेस पे थे और फीमेल किस पे बैठे थे? कंफर्टेबली एलिफेंट्स पे। इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एनिमल डिफरेंट इन द ग्रुप ऑफ द पीपल। म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस भी था, फायरवर्क्स भी था। ब्राइट साइड रेडी टू वेलकम, ब्राइट साइड कहते हैं उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। बोथ साइड्स डेकोरेटेड एंड ऑर्नामेंटल क्लोथिंग फॉर आर्ट। और पूरी जो बारात थी और जो घराती थे वो सारे अच्छे से सुसज्जित थे, ऑर्नामेंटल वाले जेवरातों से, ठीक है। थोड़ी हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेरी, प्लीज माइंड ना करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा चांद बेबी प्ले बोलो। उसमें वही है, नेम और आर्टिस्ट है, सब स्कूल का 1 मार्क्स मिल जाएगा। एस्थेटिक डिपिक्शन ऑफ द पेंटिंग का भी 1 मार्क्स मिलेगा। चलिए तो क्या कहता है? आर्टिस्ट अननोन। ज्यादा डेक्कन स्कूल के जो पेंटर है वो अननोन ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सब स्कूल गोलकुंडा और डेक्कन स्कूल। वर्टिकल कंपोजिशन है इसकी, ये भी वर्टिकल में, ठीक है ना। वर्टिकल यानी खड़ी वाली पेंट ऐसे खड़े में, ठीक है ना कि हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे, ठीक है। ओके तो चांद बीबी एज एम्प्रेस एंड ऑन रॉयल हॉर्स, ओके, अपने शाही घोड़े पे बैठी, प्लेइंग विद द गेम ऑफ द पोलो। ऑल 4 डिफरेंटली कलर्ड गैलोपिंग, द हॉर्स गैलोपिंग मतलब घोड़े दौड़ रहे हैं। वेल ऑर्नामेंटेड है मतलब बिल्कुल सजे हुए हैं जो प्रिंसेस हैं, विद द फीमेल राइडर्स। शो द कनेक्शन बिटवीन देम एंड द मैजेस्टिक हॉर्स एंड स्पिरिट ऑफ द टीम वर्क। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क दिखाया गया। यूज ऑफ द नेचर एंड द बर्ड एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि नेचर का किस तरह से मिश्रण किया हुआ है, उसमें बर्ड्स भी दिखाई दिए और वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट को भी मैं पहले भी पढ़ा था, किसमें था बताओ, जल्दी बताओ सोच के। चौगान प्लेयर्स, ठीक है ना। ओके गुड। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13th। चलिए 13th क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल फ्लैग। तो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम रखना, ठीक है ना। तो क्या कहता है? अवर नेशनल फ्लैग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर कंट्री एंड सिटीजन। बिल्कुल हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारी पहचान है, हमारी नागरिकता की। नरेट द थाउजेंड्स ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल हजारों कहानियां, ऐसा सैकड़ों कहानियां इसकी, ठीक है ना। एंड सैक्रिफाइस पीस एंड ऑनेस्टी, बहादुरी है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, एम्बैरेसिंग सिक्योरिज्म एंड तो भाई एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? डू यू फील विद स्टिल एम्बेडिंग दीज क्वालिटी इन अस? यस डेफिनेटली, हम ये क्वालिटी अपने अंदर समानी चाहिए, सोख लेनी चाहिए। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है? सोख लेना। हाउ कैन दीज वैल्यू हेल्प द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री? और किस तरह से क्वालिटी हमारे देश की तरक्की के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग समझा दूं, कभी टाइम मिला डेफिनेटली आज या कल में तो मैं नेशनल फ्लैग के बारे में अच्छा सा लेक्चर भी आपको दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल फ्लैग्स हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं इन 1 2 3 इन तीनों और अपना जो नेशनल फ्लैग है मेन, इन चारों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर इसके बारे में डिटेल लेक्चर दे दो तो मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है ना। तो एक बात देख लेते हैं फिर से। ये हमारा था 1906 का, 1907, 1921, 1931 और लास्ट हमारा था 1947 का, ठीक है। तो फिलहाल हमने इस नेशनल फ्लैग के बारे में जो हमारा करंट चल रहा है 1947 का, इसके बारे में बताना है, ना कि सबके बारे में, क्लियर है। पर ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि तीनों फ्लैग के बारे में बताना पड़ता है, 1906, 1921 और 1947, ठीक है, तीनों के। तो चलिए देखते क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटी, ये आप देखने में डिटेल में ले जा रहा हूं। यहाँ क्वालिटी दैट बी इम्बाइबिंग the inspiration that we gain from our national flag, वो कौन सी है? तो contribution of matrices and the formation of the significance of its color. Orange depicting the courage, orange क्या दिखाता है? courage को दिखाता है। sacrifice को, white क्या डिपिक्ट करता है? हमारा peace और honesty। ग्रीन हमारा क्या डिपिक्ट करता है? प्रॉस्पेरिटी और बहादुरी को। धर्म चक्र हमारा कमिटेड एंड कांस्टेंट। धर्म चक्र के बारे में और कहूंगा, देखो धर्म चक्र में हमारी 24 स्पोक्स होती हैं, ठीक है ना। 24 स्पोक्स होती है, तिलिया जिनको बोलते हैं, 24 ही होती है, क्योंकि वो 24 स्पोक्स हमें ये कहता है कि हमें अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए 24 घंटे काम करना चाहिए। काम नहीं, तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, वन इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सारे पॉइंट अच्छे से देख लेना आप। इन सारे पॉइंट में 10-12 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए 13th क्वेश्चन का और पार्ट भी देख लें, क्या कहता है, आर्ट बिकम अ पावरफुल मीडियम व्हेन इट्स रिफ्लेक्ट द सोशल इशू। यानी बिल्कुल सही बात है भाई, आर्ट एक बहुत पावरफुल माध्यम बन जाता है जब वो किसी सोशल इशू को दर्शाता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वुमेन, खासकर जब वो रिलेटेड किससे, वुमेन से, देयर सफरिंग एंड ट्रॉमास ड्यू टू द मेल प्रैक्टिसेस। यानी मेल प्रैक्टिस मतलब होता है तो उनके साथ गलत हो जाता है, मेल प्रैक्टिस मतलब गलत, स्पेशली आफ्टर बीइंग अ विडो, जबकि वो क्या हो जाती है, विडो यानी कि विधवा हो जाती है। आइडेंटिफाई द प्रिंट एंड प्रिंट मेकर, मीनिंग ऑफ द टेक्निक, प्रिंट और प्रिंट मेकर को आइडेंटिफाई करना। हाउ सक्सेसफुली डू यू थिंक द आर्टिस्ट हैज बीन शोकेसिंग दीस इश्यूज, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ दिस प्रिंट, हाउ कैन दिस कंट्रीब्यूट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, चलिए बारे पढ़ते हैं। तो कौन सी पेंटिंग है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑफ द वॉल। देखिए ये है पेंटिंग, यहाँ देखो लेडी बैठी हुई है, इसके फेस को इसलिए डिपिक्ट नहीं किया ताकि वो सैडनेस को दिखा सके। अगर हम फेस दिखाते हैं तो हम उसके फेस को ध्यान से देखते उसकी दुर्दशा को पड़े। देखो नंगे पैर है, बिल्कुल ये उसकी पॉवर्टी को दिखाता है। जो बंदा लेटा है ये भी बिल्कुल नंगे पैर है। पीछे देखो फैमिली दिखा रखा है, बॉय गर्ल, और ये आर्ट बना रखा है, ठीक है, बंदा लाई डाउन हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑफ द वॉल है पेंटिंग है हमारी। चलिए सीबीएसई क्या कहते हैं देखते हैं। ऑफ वॉल पेंटिंग नाम है, ऑफ वॉल प्रिंट मेकर अनुपम सूद ने बनाई है। मीडियम कैसा है, एचिंग एज द प्रिंट मेकिंग, द शोकेस। शो में क्या कहता है, द कंडीशन ऑफ द हेल्पलेस हेल्पलेस विडो, यानी कि जो एक असहाय विधवा है इन सोसाइटी, पॉवर्टी है, मोनोक्रोमैटिक टोन है। मोनोक्रोमैटिक टोन मतलब जिसमें केवल 2 कलर दिखाई है, व्हाइट और ग्रेइश, ठीक है ना। हॉलो फेस्ड है, मतलब हॉलो फेस, उसमें कुछ नहीं शो कर रहा उसके चेहरे में, क्या डिस्क्राइबिंग द एम्प्टीनेस एंड लोनलीनेस। उस हॉलो फेस में क्या मतलब दिखाता है, उसके फेस को हॉलो भी दिखाया गया, ठीक है, एम्प्टीनेस खालीपन दिखाया गया, एकदम अकेलापन दिखाया गया। हेल्पलेस है, बिल्कुल असहाय है। रिजिडनेस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी कितनी क्रूर है कि उसके पति को ऐसे छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। व्हाइट एंड कलर क्लोथिंग, लाइफलेस बॉडी, लाइफलेस बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, जो उसके पति की जो बॉडी है लाइफलेस है, जीवन से समाप्त हो चुकी है, वो लेटी हुई। नो हेल्प वॉल इन द बैकग्राउंड, मतलब कि दीवार के उस तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। डिपिक्टिंग द फैमिली एज ड्राइंग, उसकी फैमिली को ड्राइंग के द्वारा दिखाया गया। आई नहीं मतलब उसका दुखदाई है, ऑफ लाइफ स्पैन, पेन एंड सैडनेस कंट्रीब्यूटिंग इन इंटरेटिंग दिस मेल प्रैक्टिस गिवन इक्वल राइट्स, मतलब वैसे तो कहा जाता है कि वो सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे, पर यहाँ पर क्या मेल प्रैक्टिस उनके साथ भेदभाव किया गया। एक्सेप्टेंस द रीचिंग आउट फॉर द हेल्प, मतलब बिल्कुल मदद से वो दूर पहुंचे हुए। शोइंग एंड empathy and respect by giving the hope that life keeps on going and we should move on with that time, मतलब ये बताता लास्ट मैसेज कि भाई लाइफ कैसे भी कुछ भी हो हमें उससे गिव अप नहीं करना चाहिए और शो मस्ट गो ऑन, आगे चलते रहना चाहिए, जैसा हमारा शो कल भी चलेगा। अभी हमने पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लेना। पार्ट बी में आज फिनिश कर चुका हूं, अब पार्ट सी में हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारा लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ एक चीज और कहूंगा, बेटा बहुत कंजूस है, लाइक और कमेंट और शेयर करने में थोड़ा सा दिल बड़ा करो। इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, इतनी सारी वैल्यूज के बारे में बताएं, उन वैल्यूज को थोड़ा सा अनुसरण करो अपने अंदर, ठीक है। आई होप आप इस चीज को करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।